नमस्कार, आप देख रहे हैं सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव आपके साथ। आज रुपए की मजबूत शुरुआत हुई है, वहीं इक्विटी बाजारों की शुरुआत बेहद फ्लैट हुई है। इन सब के बीच हमें इंतजार रहता है सौदा आपका में सबसे पहले कमोडिटी बाजार की ओपनिंग का। खुलने वाले कमोडिटी बाजार, और जैसे खुलेंगे कमोडिटी बाजार हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे किन लेवल्स पर रहनी चाहिए आपकी नजर और कहां लगाएं आप पैसा और किन कमोडिटीज में अपना दांव रखें थोड़ा सा संभल कर। इसके बाद जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया इंट्राडे के लिए कौन सा वो एक ऐसा स्टॉक है जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स देख रहे हैं कि इसमें आएगी एक दमदार तेजी या रुकावट, और इसमें आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, यानी तत्काल ट्रेड आइडिया आज का स्टॉक कौन सा है वो। राकेश बंसल रहेंगे हमारे साथ, मार्केट एक्सपर्ट, जो आपको बताएंगे निफ्टी में क्या करें आप, कौन से वो छोटे शेयर हैं जो लगा रहे हैं ऊंची छलांग। स्मॉल कैप यूनिवर्स का सारा एक्शन थोड़ी ही देर में। ट्रेडर्स हॉटलाइन 10:27 से मितेश छक्कर रहेंगे, एफएनओ बाजार में आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे। साथ ही सुमित जैन आपको बताने वाले हैं बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी। तो 10:27 से ट्रेडर्स हॉटलाइन में जरूर जुड़ें। और आज दिल्ली स्पेशल में दिल्ली से आए आपके शेयरों पर प्रकाश कावा की फटाफट सलाह 10:57 से सौदा आपका में मेरे साथ। लेकिन अभी फिलहाल रुक करते हैं कमोडिटी बाजार की ओपनिंग का। सोना घरेलू बाजार में पिछले हफ्ते 4 महीने का ऊपरी स्तर छू चुका है, वहीं ग्लोबल मार्केट में ये 3.5 महीने के ऊपरी स्तर पर बना हुआ है। हालांकि अब ऊपरी स्तर से कुछ दबाव जरूर दिख रहा है, लेकिन इसके बावजूद कॉमेक्स पर सोना $1250 के ऊपर कारोबार कर रहा है। तो सोने में अच्छी खासी मजबूती हमें देखने को मिल रही है। इंटरनेशनल बाजारों में तो ये मजबूती है ही, साथ ही में भारतीय घरेलू बाजार में भी सोने ने अपनी चाल को मजबूत किया है। दरअसल बाजार की नजर अब ट्रंप की पॉलिसी पर है और तस्वीर साफ नहीं होने की वजह से पिछले हफ्ते तेजी आई थी, और इसीलिए सेफ हेवन पे लोगों को अब ज्यादा भरोसा हो रहा है, और इसीलिए हम देख रहे हैं सोने में ये तेजी। लेकिन ऊपरी स्तर पर अब कमजोर मांग से कीमतों पर दबाव भी बनने लगा है। कच्चे तेल में अभी भी हम देख रहे हैं कि तेजी बनी हुई है। घरेलू नाइमेक्स पे क्रूड का दाम $54 के पार चला गया है। दरअसल ओपेक का उत्पादन कटौती कमोबेश पूरी तरह से लागू होने के बाद आगे चलकर सप्लाई पर असर की आशंका है, और इसलिए हम क्रूड में हरकत देख रहे हैं। कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है अभी फिलहाल। एक तो जैसा कि कहा कि ओपेक की आउटपुट कट, और दूसरा इससे लग रहा है कि थोड़ा सा सप्लाई जो है वो कंट्रोल होगा। बम्पर प्रोडक्शन के अनुमान से ग्लोबल मार्केट में गेहूं की कीमतों पर दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज डॉलर के मुकाबले रुपए में 1/4% की मजबूती के साथ शुरुआत हुई है। $1 की कीमत ₹67.70 के नीचे आ गई है। तो अब खुलने वाले घरेलू कमोडिटी बाजार चंद सेकंड में हमारी नजर होगी कि किन लेवल्स पर होती है ओपनिंग, और हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि इस शुरुआत के साथ आपको क्या करना चाहिए। ध्यान रहे कि आज रुपए में मजबूती और इसका हमें फायदा कहां दिखेगा, इस पर होगी नजर। खुल गए कमोडिटी बाजार और एक चेक लेते हैं प्राइसेस का। तो सबसे पहले आपके सामने है क्रूड, मजबूत शुरुआत 3624 का भाव, यहां पर करीब 1/4% बढ़त के साथ क्रूड की शुरुआत 29,623 सोने का भाव है। चांदी 43,395 के साथ खुलते हुए यहां पर भी हल्की मजबूती। नेचुरल गैस में दबाव है, ₹181.20 पर नेचुरल गैस MCX की शुरुआत हो रही है, यहां पर गिरावट। और बेस मेटल्स में कॉपर की शुरुआत ₹393.60 गिरावट के साथ होते हुए एल्यूमिनियम भी ₹125.55 कमजोर शुरुआत बेस मेटल्स में कॉपर एल्यूमिनियम दोनों की, और इसी ट्रेंड को लेड भी फॉलो करता हुआ यहां पर भी दबाव। लेकिन निकल इनसे विपरीत ₹726 के साथ खुल रहा है, यहां पर तेजी। निकल में मजबूत शुरुआत, लेकिन जिंक अगेन हम यहां पर दबाव देख रहे हैं ₹187.30 के साथ। तो केवल निकल एक है जिसमें हम जोरदार तेजी देख रहे हैं। एग्री कमोडिटीज में सोयाबीन 2897 के साथ खुलते हुए यहां पर तेज शुरुआत हो रही है, लेकिन सरसों में है दबाव 3770 के साथ सरसों की शुरुआत आज के कारोबार में। ग्वारसी 3546 के साथ खुल रहा है। स्पाइसेस में हल्दी 6780 के लेवल्स के साथ ओपन होते हुए, वहीं जीरे में भी आज दबाव है और
ऑलमोस्ट आधा % नीचे 17,310 के साथ जीरे की शुरुआत हो रही है। गेहूं में तेजी 1693 का भाव। अब कमोडिटी बाजार खुल गए, मिली जुली ओपनिंग हम देख रहे हैं। बेस मेटल्स में दबाव है, निकल में तेजी है और एग्री कमोडिटीज में कहीं दबाव है कहीं तेजी है। इन सब पर बात करते हैं हमारे एक्सपर्ट से। मनीलिशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता और हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन मेरे साथ हैं। गुड मॉर्निंग आप दोनों को। जय, सोना 3.5 महीने की ऊंचाई पर है, क्या करने की आप सलाह देंगे इस तेजी में? जी गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। देखिए, जहाँ तक गोल्ड की बात है, 1265 के आसपास कॉमेक्स में एक रेजिस्टेंस जोन है और जिस हिसाब से $1220 के ऊपर कामकाज कर रहा था, लग रहा था कि 1260 तक का लेवल पॉसिबल है। तो वो लेवल दिख रहे हैं। आज रुपए में थोड़ी सी मजबूती के आसार नजर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है मौजूदा लेवल्स पे बिकवाली करके काम किया जा सकता है। 29,760 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रखें पोजीशन पे। मुझे लगता है यहाँ पे अगर करेक्शन हो तो 29,300 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। ग्लोबल मार्केट्स में अगर देखें तो निगाहें हैं ट्रम्प की पॉलिसी ऑन टैक्स पे लेके, तो मुझे लगता है यहाँ पे जिस हिसाब से फंडामेंटल्स स्ट्रांग है इकोनॉमी का, तो यहाँ पे सेलिंग आ सकता है मौजूदा लेवल से। तो इसलिए मेरी सलाह शॉर्ट साइड में रहने की होगी। बिल्कुल, और फेड से भी हमें जिस तरह के संकेत मिले हैं कि जल्दी हम देखेंगे इंटरेस्ट रेट को बढ़ते हुए, लेकिन हाँ, ट्रम्प की टैक्स पॉलिसी जो होगी उस पर नजर है। और चांदी में अभी आपका क्या नजरिया होगा? ये भी अभी तो फिलहाल जो प्राइस ट्रेंड है वो सोने को ही फॉलो करते हुए नजर आ रही है चांदी। राइट। अभी देखिए, शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर बन सकता है। प्राइसेस हो सकता है 42,600 तक दिखें, बट अगर थोड़ी सी मीडियम पर्सपेक्टिव की बात की जाए तो मुझे लगता है सिल्वर आउट परफॉर्म कर सकता है बुलियन पैक में। और इंडस्ट्रियल मेटल्स के डिमांड जिस तरह से जिसमें एक बढ़ोतरी देखी जा रही है, उससे सिल्वर के लिए वो फायदेमंद रहेगा। तो मैं बहुत ज्यादा बेयरिश सिल्वर पे नहीं हूँ, बट मौजूदा लेवल्स पे बाई की सलाह नहीं दूंगा। वेट करें 42,500-600 के लेवल का, उस समय आप बाई पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। और अजय, कच्चे तेल में अभी क्या रणनीति होनी चाहिए? आई थिंक कच्चे तेल देखिए एक टाइट रेंज में है, $4 से $5 का। 50.5 अगर आप बात करें नाइमेक्स की, तो उससे लेके 54.5 तक का। लेकिन मुझे लगता है कि ये अपसाइड ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बार ये $55 का लेवल ब्रीच करता है तो हो सकता है $60 का लेवल भी रिटेस्ट कर जाए। तो मैं बाई की ही सलाह दूंगा। 3610, 3600 के आसपास बाई किया जा सकता है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से 3565 से स्टॉप लॉस रखें और 3690 का टारगेट। मेरे साथ हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन भी जुड़ चुकी है। गुड मॉर्निंग आस्था। एग्री कमोडिटीज में आज आपकी पिक कहाँ है? गुड मॉर्निंग प्रियंका। एग्री कमोडिटीज में मेरी पहली पिक जीरा में रहेगी। अच्छी खासी एक्सपोर्ट डिमांड इस काउंटर पे देखने को मिल रही है, वहीं डोमेस्टिक डिमांड भी काफी स्ट्रांग बनी हुई है। एक्सपोर्ट में 22% तक की बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिसकी वजह से इसकी प्राइसेस को सपोर्ट मिलना चाहिए। बाइंग की सलाह देना चाहूंगी। कोई भी डिप्स आते हैं 17,200 से 17,000 के लेवल्स तक, तो बाइंग किया जा सकता है। 16,800 के स्टॉप लॉस के साथ 17,700 के पॉसिबल टारगेट के लिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। सेकेंड कॉल मेरी कोकुड में रहेगी। एनसीडीएक्स के मार्च वायदा में बाइंग की सलाह देना चाहूंगी। कोकुड की बात करें तो अभी ये टोटली इसमें जो भी प्राइसेस यहाँ पे राइज हम देख रहे हैं, वो कपास में जो तेजी आई है, कॉटन में जो तेजी आई है, उसका असर हमने कपास खली की प्राइसेस पर भी देखा है। कपास की अगर हम बात करें तो काफी अच्छी एक्सपोर्ट डिमांड निकल के आ रही है। इंटरनेशनल प्राइसेस भी बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक प्राइसेस को यहाँ पे अच्छा खासा राइज देखने को मिल सकता है। बाइंग की सलाह देना चाहूंगी 2220 के स्तर पर, 2160 के स्टॉप लॉस के साथ 2300 के टारगेट्स के लिए। आस्था जी, गेहूं पर आपका व्यू समझना चाहूंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं इंटरनेशनल बाजार में बम्पर प्रोडक्शन के अनुमान से इनकी कीमतों पर दबाव जो है बढ़ रहा है। ऐसे में अभी फिलहाल आप घरेलू बाजारों में किस तरह की गतिविधि देख रही हैं, क्या करने की सलाह होगी? डोमेस्टिक लेवल की बात करें तो गेहूं में आज हमने काफी छोटा मोटा यहाँ पे एक ट्रेड देखने को मिल रहा है। 1698 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। बाइंग की सलाह ही देना चाहूंगी, लेकिन बाइंग ऑन डिप्स की राय रहेगी 1680 के लेवल पे। स्टॉप लॉस रहेगा 1650 का। गोइंग फॉरवर्ड टारगेट इसमें रह सकते हैं 1720 से 1730 के। जब बेस मेटल्स में आज आपकी नजर का है? हमने देखा आज सभी बेस मेटल्स ने दबाव के साथ शुरुआत की है, निकल को छोड़ के। निकल में मजबूती थी। अभी आपकी नजर कौन से बेस मेटल पर है? देखिए, बेस मेटल्स का रुझान है वो पॉजिटिव है। कॉपर मुझे लगता है यहाँ पे अट्रैक्टिव है 390 के आसपास।
390 अगर दिखता है तो कॉपर में मैं बाई की सलाह दूंगा। 386 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, 397 से 398 का टारगेट। ओके, और इसी के साथ जय और आस्था जैन, आप दोनों का ही शुक्रिया, आपने सुबह सुबह वक्त निकाला कमोडिटी बाजार की ओपनिंग में और मैं बताया किन लेवल्स पर होनी चाहिए आपकी नजर। वैसे दिन भर कमोडिटी बाजार का ताजा अपडेट CNBC आवाज आप तक पहुंचाता रहेगा। हमारे एक्सपर्ट्स भी आपको बताते रहेंगे कि किस तरह आपकी स्ट्रैटेजी को बदलना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन फिलहाल सौदा का में वक्त है छोटे से ब्रेक का, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद आपके लिए जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, साथ ही हमारे मार्केट एक्सपर्ट राकेश बंसल बताएंगे इस निफ्टी में आपको क्या करना चाहिए, कैसे बनाएं एक दमदार स्ट्रैटेजी। बाजार की बात करें उससे पहले आपको बता दें मौजूदा बाजार में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आप कर सकते हैं जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। आज का तत्काल ट्रेड आइडिया समित चौहान आपको दे रहे हैं। इनके मुताबिक पेट्रोनेट LNG में है खरीद की सलाह, लक्ष्य 412 पर रखिए नजर, स्टॉप लॉस लगाइए 398 पर और 412 के लक्ष्य के लिए खरीदिए पेट्रोनेट LNG। बाजार ने आज मार्च की सदी शुरुआत की है। निफ्टी बेहद फ्लैट है। मेरे साथ मार्केट एक्सपर्ट राकेश बंसल बने हुए हैं। राकेश जी गुड मॉर्निंग। निफ्टी को हम बेहद आज फ्लैट देख रहे हैं, मार्च सीरीज की धीमी शुरुआत। गुड मॉर्निंग प्रियंका। डेफिनेटली एक मार्च सीरीज की एक धीमी शुरुआत है, बट मुझे लगता है ये शुरुआत धीमी हुई है, बट मोमेंटम आगे देखने को मिलेगा। एज ऑफ नो 1800 नीचे में एक इमीडिएट सपोर्ट है, उस लेवल पर नजर रखनी चाहिए। अगर वो लेवल्स टूटते हैं तब थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिल सकती है टुवर्ड्स 8850, बट मुझे लगता है अगर 1800 के लेवल्स टूटते हैं तो शॉर्ट नहीं जाना चाहिए। दूसरी तरफ ऊपर में 8960 के लेवल्स पे प्रियंका नजर रखनी चाहिए। अगर निफ्टी इसको तोड़ के इसके ऊपर क्लोजिंग लेता है तब एक काफी बड़ा ब्रेकआउट होगा। तब मुझे लगता है हम निफ्टी 9000 का लेवल तोड़ के ऊपर में 9050 के लेवल्स तक दिखा सकता है। एज ऑफ नो किसी ने अगर निफ्टी में लॉन्ग पोजीशंस ली हुई हैं तो 8900 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए और नई पोजीशंस तब लेनी चाहिए जब 8960 के लेवल्स जो हैं ऊपर में डिसाइसिवली टूटे। और अब बात करते हैं नोटबंदी की मार झेल रहे ऑटो सेक्टर की। इनके हालात अब धीरे धीरे सुधर रहे हैं। CNBC आवाज से खास बातचीत में M&M के MD पवन गोयनका ने उम्मीद जताई कि मार्च के अंत तक हालात सामान्य हो जाएंगे और जून तिमाही से कंपनियों के नतीजे बेहतर होंगे। आपके लिए काफी मुश्किल समय देखा हमने, लास्ट 2 इयर्स काफी स्लो डाउन वाले थे, लेकिन जस्ट व्हेन थिंग्स वर लुकिंग अप डीमोनेटाइजेशन का एक बड़ा कदम उठाया। तो अभी सिचुएशन क्या है ऑन ग्राउंड? हमने देखा है ट्रैक्टर सेल्स थोड़ी इम्प्रूव हो रही हैं, बट आर यू गेटिंग क्लियर सिग्नल कि इकोनॉमी वापस ट्रैक पर आ चुकी है? आपका कहना सही है कि इंडस्ट्री बोथ ऑटोमोटिव ट्रैक्टर के लिए पिछले 2 साल काफी कठिन साल थे और अक्टूबर, सितंबर, अगस्त महीनों में काफी इंडस्ट्री एकदम ठीक तहत पे आ रही थी और डिमोनेटाइजेशन से थोड़ा सेटबैक हुआ हमें और नवंबर, दिसंबर के महीने काफी डिफिकल्ट महीने रहे, लेकिन जनवरी से रिकवरी शुरू हो गई है और मेरा सोचना है कि फरवरी महीने में हम ऑलमोस्ट बैक टू नॉर्मल आ जाएंगे और मार्च के एंड तक विल एब्सोल्युटली बैक टू नॉर्मल। तो अभी मुझे कोई खास इसका एक लॉन्गर टर्म हैंगओवर नेगेटिव इफेक्ट मुझे नहीं लग रहा है कि इंडस्ट्री पे पड़ेगा। क्या सेंटिमेंटली आपको लगता है लोगों के पास अब कॉन्फिडेंस है और वो अपने परचेसेस उसी तरह से कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जो प्रॉब्लम था वो ज्यादा इसलिए था कि रूरल एरिया में स्पेशली द कस्टमर्स वर नॉट यूज्ड टू डीलिंग इन कैश और डीलिंग इन बैंक्स एंड डिजिटल इकोनॉमी, और धीरे धीरे उन्होंने सबने अपना बैंक अकाउंट खोल लिया है, धीरे धीरे कुछ क्रेडिट कार्ड्स भी यूज करने लगे हैं। अभी शायद ई वॉलेट ना आया हो रूरल एरिया में, लेकिन आई थिंक कंफर्ट जो है एक डिजिटल इकोनॉमी में और डिजिटल ट्रांजैक्शन में अब आना शुरू हो गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि अप्रैल महीने के बाद
कोई भी जो एक डिमोनेटाइजेशन का इफेक्ट सेंटिमेंट वाइज और अदरवाइज एक रहेगा। ओके, लेकिन ग्रोथ के लिहाज से आपको क्या लगता है बाय मार्च लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आप किस तरह की कहां पर स्टैंड करेंगे? विल इट बी मोर और लेस इक्वल टू लास्ट ईयर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स के लिहाज से? नो, आई थिंक ओवरऑल ये जो क्वार्टर रहेगा ये कुछ जरूर मंदा रहेगा। देयर विल बी सम ग्रोथ होपफुली बट नॉट इन डबल डिजिट एंड वी डू एक्सपेक्ट कि from Q1 of next financial year will be back to normal kind of growth. ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए डिमोनेटाइजेशन का तो इम्पैक्ट था ही, लेकिन देयर आर लॉट्स ऑफ चेंजेस जो कि इंडस्ट्री में हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने काफी सारी पॉलिसीज निकाली हैं, अब स्पीड लिमिटर्स की बात हो रही है और ये काफी कुछ एक डायनामिक सा एनवायरनमेंट है जहां पर ऑलमोस्ट हर 2-3 महीने में एक नया रेगुलेशन आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कितना प्रिपेयर्ड हैं? क्या लगता है ये जो चेंजेस हैं इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसमें कस्टमर को ये भी समझना है कि अच्छा एक स्टेप और अगर सेफ्टी की दिया जाता है तो उसका खर्चा और बढ़ जाता है। तो ये सारे चैलेंजेस से आप कैसे डील कर रहे हैं? देखिए, इट्स मिक्स्ड सिचुएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी गाड़ियां हैं उनमें नई सेफ्टी टेक्नोलॉजी लानी और गाड़ियों को सेफर बनाना जरूरी है हमारे लिए और हमें करना चाहिए और करना भी पड़ेगा ऑब्वियसली, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ रेगुलेशन बट ऑल्सो कस्टमर्स आर नाउ एक्सपेक्टिंग दैट व्हीकल्स हैव मोर सेफ्टी फीचर्स। So that problem, that's not a problem, that is given, we have to do it. जो प्रॉब्लम कभी कभी आती है कि एक अचानक कोई चेंज हो जाता है रूल रेगुलेशन में, तो उसमें इंडस्ट्री के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम अचानक सभी गाड़ियों में चेंज करें। तो जहां भी रेगुलेशंस वेल डिफाइंड हैं, उनमें हमें अप्रोप्रिएट लीड टाइम दी गई है, उसमें वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम इज ओनली व्हेन देयर इज सडन चेंज। वी ऑल्सो वुड प्रेफर कि जो चेंजेस हों वो एक साथ हों। कोई चेंज आज हुआ, कोई 3 महीने बाद हुआ, कोई 3 महीने बाद हुआ, दैट क्रिएट्स अगेन लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सो वी विल प्रेफर दैट एज मच एज पॉसिबल ऑल चेंजेस आर बंच टुगेदर। तो जहां तक सेफ्टी का सवाल है, अभी 2017 अक्टूबर में एक मेजर चेंज आने वाला है और उसके बाद फिर 2019 में चेंज आने वाला है। So we are prepared for it. Industry by no means will be under any strain because of these changes, and I believe these are welcome changes. Our cars will become safer, but customers have to realize that it doesn't come for free. There will be a cost to it, and customers will have to be prepared to bear that cost, which of course industry will have to pass on to the customers. इसी के साथ वक्त है छोटे से ब्रेक का, भी हाजिर हो रहे। ब्रेक के बाद राकेश बंसल की ट्रेडिंग टिप्स लेकर आएंगे। और अब बात करते हैं स्मॉल कैप कॉर्नर की, और स्मॉल कैप का हालचाल बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरुण दुबे। हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन है और स्मॉल कैप इंडेक्स अगर आप देखें तो हर एक निशान में अच्छा खासा ट्रेड कर रहा है। करीब आधा % के आसपास की तेजी स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने मिल रही है। सबसे पहले खबरों के चलते जिन काउंटर्स में अच्छी खासी तेजी है उसमें रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा और जैकॉब का काउंटर शामिल है। नई मुंबई का एयरपोर्ट का जो कामकाज है वो रफ्तार पकड़ रहा है, उसके चलते इन काउंटर्स में अच्छी खासी तेजी है। इसके अलावा एसकेआई इंफ्रा को अगर आप देखें तो इस काउंटर में भी अच्छी खासी तेजी है। आज अनिल अंबानी एनालिस्ट को ब्रीफ करने वाले हैं। एसकेआई इंफ्रा का रिलायंस डिफेंस में अच्छा खासा स्टेक है, उसके चलते इस काउंटर में तेजी। वही मैन्यूग्राफ इंडिया और मर्क जैसे काउंटर में भी आज खबरों के चलते अच्छा खासा एक्शन है। इसके अलावा रिटेल स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन देखने मिल रहा है। एवेन्यू सुपरमार्केट का आईपीओ अगले हफ्ते आएगा, ऐसी खबरें हैं। उसके चलते अगर आप देखें तो कैंटरबिल फ्यूचर मार्केट नेटवर्क, V2 रिटेल, वी मार्ट रिटेल, सभी काउंटर में अगर आप देखें तो 2 से 5% के आसपास की तेजी है। वही 2 ग्रुप जो आज फोकस में है उसमें सबसे पहले जयप्रकाश ग्रुप, जेपी इंफ्रा, जेपी पावर में अगर आप देखें तो अच्छे खासे प्राइस के साथ, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ अच्छा खासा प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने मिल रहा है। यहाँ करीब 3.5 से 4% के आसपास की तेजी। और ऐसा ही कुछ हाल एमटेक ग्रुप स्टॉक्स का भी है। यहाँ बोर्ड बैठक थी, उसमें रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर काफी सारे फैसले लिए गए। इसके चलते एमटेक ऑटो, कैस्टेक टेक्नोलॉजी, मेटलिस्ट फोर्जिंग में अगर आप देखें तो अच्छी खासी तेजी है। एमटेक ऑटो में ऊपरी स्तर से कुछ गिरावट देखने मिल रही है। इसके अलावा जिन काउंटर में अच्छा खासा प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने मिल रहा है उसमें तलवलकर का काउंटर शामिल है। आज सुबह बड़ा सौदा हुआ है, इसमें 1% के आसपास इक्विटी चेंज हुई है, उसके चलते इस काउंटर में देखिए करीब 4.5% के आसपास की तेजी। वही मीडिया स्टॉक्स आज फोकस में है। दरअसल म्यूजिक ब्रॉडकास्ट लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, उसके चलते कहीं आज उसकी पीसी है, उसके चलते मीडिया स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी है। वहीं एमईपी इंफ्रा, उजास एनर्जी जैसे काउंटर में अच्छा खासा प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने मिल रहा है। वहीं जिन काउंटर्स में दबाव है उसमें एडलैब्स एंटरटेनमेंट, आईटीआई, ऑन मोबाइल ग्लोबल और यूबी होल्डिंग जैसे काउंटर शामिल है। राकेश
राकेश बंसल जी मेरे साथ बने हुए हैं सौदा आपका में। राकेश जी, आपकी ट्रेडिंग टिप्स जानना चाहेंगे। प्रियंका, पहला कॉल मेरा जैकॉप होगा। जैसे अभी वरुण ने भी जिक्र करा, जैकॉप टेक्निकली काफी अच्छा लग रहा है। एज ऑफ नाउ एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है 75 के ऊपर। इन्हीं लेवल्स के आसपास क्लोज होता है तो काफी बड़ी री रेटिंग देखने को मिलेगी। 69.5 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग के नजरिए से जैकअप को बाय करना चाहिए 82 के लक्ष्य के लिए। प्रियंका, दूसरा बाय कॉल होगा इंडसइंड बैंक पर। मुझे लगता है अगर निफ्टी को कहीं से सपोर्ट मिलेगा तो मोस्ट प्रोबेबली बैंकिंग स्पेस से मिलेगा। इंडसइंड बैंक अनचार्टेड टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है 1320 के स्टॉप लॉस के साथ 1370 के लक्ष्य के लिए इंडसइंड बैंक को खरीदने की राय रहेगी। एंड लास्ट एक बाय कॉल रहेगा बजाज ऑटो पर, जहां पर टेक्निकली नीचे से एक अच्छी एक्यूमुलेशन से स्टॉक निकल रहा है। 2750 के स्टॉप लॉस के साथ बजाज ऑटो पे बाय कॉल रहेगा 2930 के लक्ष्य के लिए। धन्यवाद राकेश जी, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। इसी के साथ वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हम बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। मितेशशक्कर.com के मितेश शक्कर और डेरिवेटिव सलाह देने के लिए डेस्टिनी सिक्योरिटीज की सुमित जैन होंगे आज ट्रेडर्स हॉटलाइन में। रिलायंस इंडस्ट्रीज में 6% का शानदार उछाल। मॉर्गन स्टैनली ने कंपनी का लक्ष्य बढ़ाकर 1506 रुपए किया। टेलीकॉम के अलावा एनर्जी कारोबार में भी सुधार की उम्मीद। आरआईएल की तेजी के बावजूद बाजार को नहीं मिला सहारा। निफ्टी 8950 के नीचे, बैंक निफ्टी 0.5% टूटा, मगर मिड कैप शेयरों में खरीदारी बरकरार। ओडिशा सरकार से आईओसी को तगड़ा झटका। राज्य सरकार ने पारादीप रिफाइनरी को मिल रही टैक्स छूट ली वापस। एमटेक ऑटो की रिस्ट्रक्चरिंग का रास्ता हुआ आसान। बैंकों के कंसोर्शियम ने रिवाइवल प्लान को दी मंजूरी। ग्रुप के मर्जर पर भी जल्द लगेगी मुहर। और एनालिस्ट बैठक के पहले रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस डिफेंस में तेजी। अनिल अंबानी आज पेश करेंगे डिफेंस सेक्टर के कारोबार का रोड मैप। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह और हमारा ये शो है आप जैसे उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जिन्हें सीरीज के पहले दिन अपने ट्रेड पर एक्शन लेना है, राय लेनी है। फोन कर हमारे टोल फ्री नंबर 1800209789 पर। चाहे तो भेजें हमें व्हाट्सएप पर मैसेज। नंबर नोट कर ले 7045220000। ये है हमारा नंबर जहां पर आप हमें मैसेज भेज सकते हैं और हम आपके तमाम सवालों को शामिल करेंगे कार्यक्रम में। हमेशा की तरह राय देने के लिए आपके साथ हैं, तकनीकी चार्ट्स देखेंगे मितेशशक्कर.com के मितेश ठक्कर। वायदा कारोबार पर सलाह देंगे डेस्टिनी सिक्योरिटीज के सुमित जैन मेरे साथ हैं स्टूडियो में। इस वक्त आप दोनों का ही स्वागत है। पहले शुरुआत की जाए सुमित आपके साथ। निफ्टी, बैंक निफ्टी खरीदे या बेची? जी, यहाँ पर क्लियर कट जो एक ट्रेंड इमर्ज होकर आ रहा है। जैसे हम देखें 2017 का जो साल रहा है, यहाँ पर निफ्टी ने करीब 8,100 8,200 के आसपास से शुरुआत की और एक तेजी का माहौल बनता नजर आया और मार्केट्स ऑलरेडी 2 महीने खत्म होने आए, एक 10% प्लस की मूव देख चुका है। तो क्लियर कट हम लोग एक बुल ट्रेंड में है और मैं अगेन निफ्टी यहाँ पर बाय करना चाहूंगा। इस ट्रेड के लिए मेरा टारगेट रहेगा 9030 के करीब और मैं स्टॉप लॉस लगाना चाहूंगा 8910 के नीचे। ओके, तो खरीदारी करने की राय है निफ्टी पर और यहाँ पर 9030 का टारगेट होना चाहिए। और बैंक निफ्टी पर भी यही रुझान? बिल्कुल, बैंक निफ्टी में भी सिमिलर रुझान है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सुबह एक हल्की सी बिकवाली देखने मिली है, बट अगेन मार्केट्स काफी रेजिलियंट है। इनफैक्ट बैंकिंग में हो सकता है कि यहाँ से कल से काफी अच्छा खासा अपमूव देखने मिले, तो बैंकिंग भी मैं बैंक निफ्टी भी बाय करना चाहूंगा। स्टॉप लॉस रहेगा 20,630 के नीचे और टारगेट रहेगा 20,940 का ये ट्रेड के लिए। परफेक्ट। चलिए सवाल लेते हैं। मुंबई से पहले दर्शक है सचिन जाधव हमारे साथ। सचिन जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। और आपको कांग्रेचुलेशन सर, आपको आपके चैनल को अवार्ड मिला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपको भी बधाई। आप लोग लगातार हर रोज हमारा साथ देखते हैं, इसीलिए हम नंबर 1 बने। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। बताइए क्या मदद करें आज आपकी? सर एक एनसीसी का लॉट लिया है 82.15 पे। अच्छा, क्या बात है। वही प्राइस अभी भी चल रही है, 82.15 पर खरीदा है और यही दाम है इस वक्त। मितेश बताए इनके लिए स्टॉप लॉस टारगेट क्या होगा? एनसीसी खरीदने का फैसला ठीक है क्या इनका? देखिए स्टॉक कुछ ज्यादा कर नहीं रहा है, परंतु स्टॉक बुरी से शेप में भी नहीं है। आई थिंक 81 का जो उसका 200 एवरेज बड़ा सपोर्ट है स्टॉक के लिए, तो उसके ऊपर बना हुआ है। तो 81 का एक तो स्टॉप लॉस लगा 80, 90, 80, 75 जैसा।
और ऊपर में अगर ये 84 निकालता है तो शायद तेजी पकड़ के 88, 89 तक जा सकता है, परंतु फिलहाल चूंकि मार्केट एक सप्लाई जोन के पास है 8950, 8980 के आसपास, मुझे पता नहीं फिलहाल निकालेगा या नहीं, तो इट्स नॉट द बेस्ट ट्रेड, परंतु अगर 81 नहीं तोड़ता है तो फुल चांसेस है कि एक दो दिन कंसोलिडेट करके स्टॉक 84 के ऊपर जा सकता है। ओके, 81 पर स्टॉप लॉस, 84 का पहला टारगेट है सचिन जी, उसके पार निकला तो फिर या तो फिर से राय ले लीजिए या आप स्टॉप लॉस ऊपर करते जाइएगा, ये ठीक रहेगा। आइए इटारसी चलते हैं, हमारे साथ चंदर हैं इस वक्त फोन लाइन पर। चंदर जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल सर। नमस्कार नमस्कार, मेरे पास एक गेल का लॉट है 520 पर लॉन्ग किया है और एक मैरिको है 276 पे लॉन्ग किया है। गेल और मैरिको, गेल लिया है आपने 520 पर, बताएं सुमित क्या रहा है इनके लिए? 513, 7 रुपए का नुकसान है जी। गेल एक काफी अच्छे अप ट्रेंड में स्टॉक है, हालांकि ये काफी ऊपर में इन्होंने बाय किया है, बट यहाँ पर अगेन ये 502 से 503 के बीच में एक मार्च फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस लगा करके स्टॉक को होल्ड करें और अपसाइड में इन्हें करीब करीब 530 से 532 के बीच में एग्जिट होने का मौका मिल सकता है। और मैरिको 276 में खरीदा है इन्होंने मैरिको, और यहाँ 272 का दाम है। मैरिको थोड़ा सा एक रेंज बाउंड नजर आ रहा है, अगर अपसाइड में इन्हें 270 के ऊपर कोई भी मूव मिले तो वहां पर ये एग्जिट हो जाए। ओके, शिव कुमार साहब हैं दिल्ली से इस वक्त फोन लाइन पर। सर नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। सर गुड मॉर्निंग। मैंने एक टाटा स्टील का मार्च फ्यूचर खरीदा है 496 पे। ठीक है, अभी पूछ लेते हैं मितेश को। मितेश, 496 की खरीद है टाटा स्टील की, ओ नीचे काफी आ गया, 483, क्या आप बेच दें? स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया समझा इनका जाए, या फिर अभी भी कोई दूसरा लेवल देंगे आप? अभी 479 का एक लेवल होगा कैश में, तो करीबन यहाँ से 3-3.5 रुपए और नीचे स्टॉक का सपोर्ट अच्छा है वहाँ पे। अगर वो लेवल नहीं तोड़ता है तो चांसेस है कि बाउंस बैक में इनको एक बेटर एग्जिट मिल जाएगी करीबन 492 के आसपास, तो 492, 494 के आसपास आप एग्जिट कर लें और 479 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगा लें। कारण ये है कि आई थिंक स्टॉक थोड़ा सा ओवरबॉट है, काफी चला हुआ स्टॉक है, एक रैली के बाद इन्होंने एंट्री ली है, तो एंट्री बेस्ट नहीं है, और अगर ये 479 तोड़ता है तो शायद एक करेक्टिव प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो चलिए, उम्मीद है थोड़ा आपका नुकसान कम हो, 492-93 के लेवल का इंतजार कर लिया जाए। अहमदाबाद से अगले दर्शक है भरत हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर। भरत भाई नमस्कार, बताइए सर को क्या सौदा किया आपने? अनिल जी नमस्ते जी। जी सर। मितेश जी सबको नमस्ते जी। मैंने एक्चुअली ICIL इंडो काउंट इंडिया लिमिटेड का एक लॉट मैंने लिया है। क्या भाव में? 190 में। 190 में? ये कब लिया? ये अगले महीने, जो महीना पूरा हुआ दूसरे महीने में। पिछले महीने में? अगले महीना आने वाला बाकी है भरत भाई। अच्छा, जो गया वो जी बिल्कुल, पिछले महीने में 190 में लिया। अच्छा, उसके बाद थोड़ा रिजल्ट के वक्त से थोड़ा नीचे हो गया था स्टॉक। ओके, क्या किया जाए? थोड़ा मामला सीरियस है इनका, काफी नुकसान हो रहा है, 30 रुपए के आसपास का इंडो काउंट में। क्या करेंगे सुमित बताएं? जी, यहाँ पर एक स्टॉक एक काफी अच्छे सपोर्ट के यहाँ पर खड़ा है। यहाँ पर मैं इन्हें सजेस्ट करूंगा कि एक स्ट्रिक्ट 2% का स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड करें, और ऑप्शंस में भी कोई खास इसमें लिक्विडिटी नहीं है जहां की मैं बता सकूं इन्हें कि आप एक ऑप्शंस में कॉल ऑप्शन ले लें इसको लिक्विडेट करके, ताकि आप ये मूव पकड़ सके। सो आइडियली एक 2% का स्टॉप लॉस ठीक है। यस 156-157 का स्टॉप लॉस ठीक है। ओके भरत भाई, ये स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखें, और उसके नीचे जाए तो निकालने, थोड़ा ऊपर आए तो फिर एक बार फिर से राय ले लें, फोन कर लें, आप बताएंगे आपको कि किन लेवल्स के आसपास एग्जिट करना ठीक रहेगा। आपका भाव थोड़ा दूर है अभी। जबलपुर से राहुल सोनी साहब जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सोनी साहब गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ राहुल जी पूछिए। सर मुझे ये जेट एयरवेज की सर उसमें इन्वेस्ट करना था कॉल के लिए। अच्छा। तो सर अभी क्या कौन सी पोजीशन और कौन सी कॉल बाय करने के लिए टाइम सही रहेगा? परफेक्ट, अभी पूछ लेते हैं। जेट एयरवेज में खरीदारी करने का इरादा, स्टॉक आज 3% भागा है, ओपन इंटरेस्ट 7% बढ़ा है, तो एफएनओ में इन्होंने स्टॉक तो सही चुना है जहां पर तेजी की पोजीशंस बन रही। कौन सा कॉल ऑप्शन खरीदा जाए सुमित, जहां इनके लिए रिस्क कम हो इतनी तेजी के बाद और मुनाफे की गुंजाइश, और अगर आपको लगता है नहीं तो फिर ना भी कर दें? जी, एक 460 का जो कॉल है ज्यादा आउट ऑफ द मनी भी नहीं है। यहाँ पर एक 460 का कॉल है, फिलहाल 14.5 रुपए के आसपास चल रहा है। मैं सजेस्ट करूंगा अगर ये 12 रुपए के आसपास आता है तो इसे बाय करें, 10 रुपए का स्टॉप लॉस रख करके, और 16 से 17 रुपए के बीच में इन्हें एग्जिट होने का मौका मिल सकता है। ओके, 460 वाला कॉल खरीदें, 12 के आसपास अभी नहीं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले दर्शक हैं हमारे साथ कोटा से उमेश जी इस वक्त फोन लाइन पर। नमस्कार उमेश जी, बताइए क्या ट्रेड किया आपने? सर गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर। मैंने ना इसका इन्फोसिस का कॉल लिया हुआ है सर, इस महीने का 1100 का सर, 7 रुपीज पे, 6.75 पे। इन्फी 1100 कॉल लिया 6 रुपए 75 पैसे में, ठीक है।
रिलायंस का लिया है सर हमने 8 रुपीज का कॉल लिया, 1400 का कॉल लिया 8 रुपीज में सर। चलिए दोनों पूछ लेते हैं। सुमित से पहले इन्फोसिस पूछते हैं। इन्फोसिस 1100 का कॉल ऑप्शन खरीदा है 11.75 में, 6.75 में, माफ कीजिएगा। ओके, बहुत आउट ऑफ द मनी लिया है इन्होंने। लगता है कि कम प्रीमियम में ज्यादा मुनाफा कमाने का उमेश जी का इरादा है। स्ट्रेटेजी तो ठीक है, सीरीज की शुरुआत में कम रिस्क में खेलना चाहते हैं, बनेगा पैसा? जी, यहाँ पर ये ऐसा कर सकते हैं कि आज जो है एक ये 1100 की कॉल ये एग्जिट कर ले और 1040 की कॉल जो 20 रुपए के आसपास चल रही है, 20-21 रुपए के आसपास, वो खरीद ले और उसमें एक 16 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और उसका टारगेट रख सकते हैं अराउंड 30। परफेक्ट। चलिए, तो ये आपके लिए उमेश जी परफेक्ट राय आ गई। 1040 वाला लीजिए, ज्यादा दूर का लेने में पैसा बनेगा नहीं, ऐसा मान रहे हैं सुमित। और सुमित 1400 का कॉल खरीदा है रिलायंस का, ये भी बहुत दूर का, वैसे अब तो 1250 तो आ गया है शेयर, लेकिन क्या किया जाए यहाँ पे? इसे होल्ड करें या यहाँ भी कोई स्विच करने की राय देंगे? जी बिल्कुल, यहाँ स्विच करने की तो राय बिल्कुल बनती है, बिकॉज एक 1300 का जो ओपन इंटरेस्ट है रिलायंस में वो एक 10 लाख शेयर का है, जो कि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस साबित होगा। तो यहाँ पर ये ऐसा करें कि 1280 का जो कॉल है 2890, वो एक 25-26 रुपए में मिले तो उसको बाय कर सकते हैं और वहां पर ट्रेड कर सकते हैं। थोड़े प्रीमियम आपको ज्यादा देनी पड़ेगी उमेश जी, तो फिर एक काम ये भी कर सकते हैं उमेश जी कि अगर आपको प्रीमियम की वो पैसे की ये है कि भाई लिक्विडिटी इतनी ज्यादा नहीं, तो दो में से एक कॉल ऑप्शन खरीद लें, चाहे रिलायंस ले लें चाहे इन्फोसिस, और अगर दोनों में से एक लेना हो तो क्या फिर रिलायंस का होगा वो? जी, रिलायंस थोड़ा ओवर हीटेड है तो मेरे ख्याल से मैं इन्फोसिस में ज्यादा सजेस्ट करूंगा। तो चलिए, आपके पास अगर प्रीमियम की कमी है तो फिर दोनों में से एक इन्फोसिस लिया जा सकता है। रिलायंस के बारे में बता दूं आपको, चूंकि एक डिस्क्लेमर देना जरूरी, रिलायंस पर राय आई है तो CNBC आवाज जो चैनल आप देख रहे हैं इस वक्त वो TV18 ब्रॉडकास्ट का हिस्सा है और TV18 ब्रॉडकास्ट का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में। तो एक तरह से आप कह सकते हैं हमारा चैनल रिलायंस की ग्रुप कंपनी में शामिल होता है। आइए अब चलेंगे, हमारे अगले दर्शक बालकृष्ण रथ साहब हैं जलगांव से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। बोलिए बालकृष्ण साहब, क्या ट्रेड किया आपने, क्या जानना चाहते हैं? हमने वोल्टास का फ्यूचर लॉट बाय किया है। ओके, 266 पे, 366 में नहीं 266 266 में लिया है, 100 रुपए ऊपर है आपके भाव से। नहीं सर, आज तक एक सॉरी सर 366। कोई बात नहीं, ठीक है भाई, इसलिए मैंने कहा महंगा, क्योंकि जनरली क्या होता है बालकृष्ण जी, जिनको 100 रुपए का मुनाफा हो रहा होता है ना, वो फोन करके पूछते नहीं है, इसलिए मेरे को थोड़ा आश्चर्य हुआ। बताइए, तो इस पे राय ले लेते हैं। चलिए, 365-66 सुबह एक अहम लेवल बता रहे थे वागले साहब जब हम शो कर रहे थे। मितेश, 366 की इनकी खरीदारी है, इस वक्त चल रहा है 364.50, 1.5 रुपए का नुकसान है। स्टॉप लॉस टारगेट बताएं इनके लिए। ये आई थिंक ये स्टॉक तो पॉजिटिवली बायस्ड ही है। टारगेट रहेगा 378 का कैश में, यानी कि आपको 1.5 रुपए डिस्काउंट पे स्टॉक चल रहा है तो 377 फ्यूचर्स में आप देख सकते हैं। और स्टॉप लॉस अगर आप रखना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आप स्टॉप लॉस रखें यहाँ पर एक इंट्राडे जो इम्पोर्टेंट जो इंट्राडे शॉर्ट टर्म जो सपोर्ट लेवल है वो करीबन 362 के आसपास कैश में है, तो 361 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें आप फ्यूचर्स में और 377-378 के टारगेट्स रखें। परफेक्ट। अगले दर्शक हैं राजीव साहब हमारे साथ कोयम्बतूर से। राजीव जी गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। अनिल जी गुड मॉर्निंग। जी सर, और कांग्रेचुलेशन फॉर द अवार्ड सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। बताइए सर, क्या मदद की जाए आप? सर मेरा REC का एक लॉट फ्यूचर्स का लिया है 145 में। अभी मेरे को क्या करने का? बहुत बढ़िया, आप मुनाफे में हैं तो सबसे पहले तो आपके लिए चाहिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अच्छी पोजीशन है और मुझे खुशी होती है जब लोग मुनाफे में होने के बावजूद सलाह लेते नहीं, तो जनरली क्या होता है उनको लगता है कि लो से तो ही पूछा जाए, प्रॉफिट है तब भी अपने ट्रेड पर राय लेने में कोई हर्ज नहीं। मितेश, 152 का भाव है, 145 में इनकी REC की खरीद है, तो दो चीज, एक तो इसे होल्ड करना चाहिए क्या, यदि हाँ तो स्टॉप लॉस टारगेट दे दे और थोड़ा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इन्हें दे दे ताकि मुनाफा जाए नहीं, ये बताइए। जी अनिल, आई थिंक ये काफी अच्छा विचार होगा। आई थिंक मुनाफा जाए नहीं, आई थिंक एक अच्छा प्रॉफिट बनाने के बाद, और स्टॉक एक्चुअली आज 4% डाउन है तो कल काफी अच्छा मुनाफा था, तो आई थिंक ऑलरेडी थोड़ा सा मुनाफा चला गया है, परंतु इसको लॉस में न जाने के ट्रेड को 149 का कैश में स्टॉप लॉस रखें। आई थिंक एक बड़ा स्विंग सपोर्ट लेवल है और अगर वो लेवल नहीं टूटता है तो आपको फिर से आई थिंक ये स्टॉक 156 और 158 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जहां पे कि आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। वहां पे थोड़ा सा एक सप्लाई जोन बन गया आज की गैप डाउन की वजह से। परफेक्ट, तो ये थे आपके स्टॉक्स पर। हाँ, तो राजीव जी 149 149 रुपए, इस पर आप स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा तो ताकि आपका ट्रेड गलत ना हो, और ये जरूर लगाइएगा, भूलिएगा मत। ऐसा ना हो कि
वापस बढ़ जाएगा ये सोच के स्टॉप लॉस में लगाएं। मुनाफा है, मुनाफा लेना है आपको, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, लेकिन मुनाफा और किन शेयरों में हो सकता है? आपके शेयरों पर तो राय ले ली, लेकिन हमारे एक्सपर्ट उन्हें कौन से शेयर अच्छे लग रहे हैं तेजी या मंदी करने के लिए आज से, तो उनकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स बताएंगे हम आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। बाजार इस बीच लाल निशान में फिसल रहे हैं और खासतौर से निफ्टी पर दबाव बन रहा है। 18 अंक नीचे निफ्टी है और सेंसेक्स 5 अंक नीचे बैंकिंग शेयरों से दबाव हो रहा है। इंटरेस्टिंग बात है कि 190 पॉइंट टूट चुका है बैंक निफ्टी और 20,700 का एक जो अहम लेवल है उसके बेहद करीब थोड़ा सा नीचे बैंक निफ्टी वहां से फिसला है, तो उस लेवल के आसपास है। तो बैंक निफ्टी में कमजोरी बढ़ रही है। देखना ये होगा इंटरेस्टिंग कि यहाँ बैंक निफ्टी रुक जाता है या दबाव बढ़ता है, तो फिर बैंक निफ्टी की ट्रिगर हो सकता है। लेकिन इस बीच निफ्टी को ट्रेड करने के लिए सुमित आपने एक ऑप्शन की रणनीति दी है, राइट? जी बिल्कुल। जैसे हम लोग एक देख रहे हैं कि हम लोग बुल मार्केट में, तो यहाँ पर एक प्रोटेक्शन के लिए एक मैं 8,800 का जो निफ्टी का पुट है वो बाय करके चलना चाहूंगा। क्या होता है कि बुल मार्केट में सारे के सारे कॉल लेते हैं, सारे लॉन्ग साइड पे स्टॉक्स लेते हैं, ट्रेड्स लेते हैं, तो पुट्स को सब भूल जाते हैं। तो यहाँ पर एक 8,800 का एक पुट बाय किया जा सकता है निफ्टी का, जिसका टारगेट एक 120 के करीब पकड़ के चले और इसका स्टॉप लॉस 55 के नीचे रहेगा। ओके, तो निफ्टी का 8,800 का पुट खरीदे, तो मंदी की पोजीशन बनाने की बात करें, 55 रुपए का स्टॉप लॉस, 120 का टारगेट, ये कि अंदाज से किस दाम पर चल रहा होगा अभी? ये चल रहा होगा 85 से 90 के बीच में। 85 से 90 के बीच में। चलिए, आइए मितेश से लेते हैं उनकी 2 बेहतरीन पिक्स। बताएं मितेश, आपने कौन से स्टॉक्स चुने? अनिल जी, मेरा व्यू क्योंकि इंडेक्स पे थोड़ा सा नेगेटिव है 8950 8980 के आसपास, तो कैश स्टॉक्स में बाइंग की सलाह दूंगा। एचईजी एक अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है आज, यहाँ पे बाय करें 189 के स्टॉक के साथ और 225 का टारगेट देखें। और जो दूसरा स्टॉक मुझे पसंद है, आई थिंक वो रेमंड्स है। थोड़ा सा टॉप से नीचे आ गया पर एक बेटर बाइंग प्राइस मिल रही है मुझे लगता है, तो यहाँ पे 580 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाए और 640 645 तक के टारगेट्स मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में दिखा सकता है स्टॉक। ओके, तो रेमंड्स और एचईजी दो, ये एचईजी भी मेरे ख्याल से टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कंपनी है, रेमंड्स भी उसी से जुड़ी हुई कंपनी, तो ये सेक्टर इंटरेस्टिंग दिख रहा है। दोनों ही कैश मार्केट के स्टॉक्स चुने हैं मितेश ने खरीदारी करने के लिए आज से। आपकी लिस्ट में क्या है स्टॉक्स हैं, खरीदारी या बिकवाली के? अगली मेरे पास भी दोनों खरीदारी के ही स्टॉक्स है। मेरा पहला लॉन्ग है केपीआईटी फ्यूचर्स, मार्च फ्यूचर्स बाय करना है मुझे, जिसका मैं स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा 141 के नीचे। हालांकि थोड़ा करेक्ट हो गया है तो स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर ले, यहाँ पर 139 हाफ के नीचे कर ले और मैं टारगेट मेरा मेंटेन करूंगा 145 हाफ का। ओके, तो केपीआईटी टेक ये खरीदें, यहाँ पर तेजी करने की आए। और दूसरा स्टॉक है जस्ट डायल। अगर आप देखें तो पिछले 2 एक्सपायरी से एक लगातार चलते जा रहा है, काफी अच्छे ट्रेंड में है ये स्टॉक और यहाँ पर मैं मेरा स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा 516 के नीचे और मेरा टारगेट रहेगा 548 के आसपास। ये इंटरेस्टिंग स्टॉक है जस्ट डायल, बड़ा जबरदस्त एक्शन में आया और पिछले हफ्ते हमने इसे स्पॉट किया था, तब से बड़ी तेजी में बनता हुआ दिख रहा है। ये जब से बैन से बाहर आया उसके बाद लगातार खरीदारी होती दिख रही है। आज भी देखिए, सुबह हम बात कर रहे थे, स्टॉक 6% से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट में इजाफा है जस्ट डायल में, तो यहाँ पर तेजी की बेहतरीन पोजीशंस बनती हुई दिख रही है। और एफएनओ ट्रेडर्स के लिए दिन के हाई पॉइंट के आसपास जैसे अच्छा, ये 1 महीने का चार्ट, हाँ 1 महीने में 50% के रिटर्न आए, बेहतरीन प्रदर्शन किया, काफी मजबूत है ये शेयर और अब भी खरीदा जा सकता है। यहां से भी अपसाइड बाकी है। 550 रुपए के आसपास के लेवल फ्यूचर्स के हैं, 540 कैश में। एक्चुअली कैश में फ्यूचर्स में डिस्काउंट पर चल रहा है 13-14 रुपए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की शॉर्ट्स बनी हुई है, तो शॉर्ट कवरिंग के पूरे आसार जस्ट डायल में बन सकते हैं। तो ये एक स्टॉक है जिस पर आपको नजर रखनी है खरीदारी करने के लिए। आज तो वैसे भी जे लेटर का ही दिन है। जस्ट डायल, जिंदाल स्टील, जयप्रकाश एसोसिएट, जेट एयरवेज ये लिस्ट में शामिल होते दिख रहे हैं। ये तमाम स्टॉक्स अगर आप न्यूमरोलॉजी में विश्वास करते हैं तो आज आर और जे, ये 2 लेटर ऐसे हैं जिनके स्टॉक्स भाग रहे हैं। वक्त एक ब्रेक है और इस ब्रेक के बाद हमारे और बहुत सारे दर्शक हैं जिनके सवाल हैं बाकी। हमारे दोनों एक्सपर्ट तैयार है जवाब देने के लिए। बात करेंगे इस ब्रेक की। बाजार इस बीच 11 अंक नीचे है। सेंसेक्स पर 17 अंकों का नुकसान। निफ्टी पर 8,900 को निफ्टी ने अब तक होल्ड किया, लेकिन बैंक निफ्टी से दबाव बन रहा है और बैंक निफ्टी बेहद अहम लेवल पर है और वो है 20,700 का। दिल्ली चलेंगे, हमारे साथ हैं गौतम इस वक्त फोन लाइन पर। गौतम जी नमस्कार। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। बोलिए सर। सर, एसबीआई की मार्च की कॉल है 300 स्ट्राइक प्राइस। ओके, 3 लॉट्स हैं एट द रेट ऑफ 2.10।
ओके, इंटरेस्टिंग। और अभी हम ब्रेक के दौरान सुमित और हम बात ही कर रहे थे एसबीआई के स्टॉक के बारे में। कुछ इंटरेस्टिंग बात सुमित बता रहे हैं, तो उन्हीं से पूछा जाए। सुमित, क्या करना चाहिए? एसबीआई में चांस लेना चाहिए, एक बार होल्ड करना चाहिए ना? जी बिल्कुल इन्हें होल्ड करना चाहिए, बट यहाँ पर जो मैं एक देख रहा हूँ, जो इन्होंने जो एक 300 की कॉल ली हुई है, ये थोड़ी एक ज्यादा आउट ऑफ द मनी है। और एक इनको 280 का जो स्ट्राइक है, जो एक 4.5 से 5 रुपए के बीच में जो कॉल चल रहा है, वहां पर अगर ये कॉल को स्क्वायर करके वो वाला बाय करें तो बेहतर होगा। एसबीआई में जब Q4 आता है तो काफी सारे न्यूज इन्फ्लोज आते हैं, काफी सारे एनपीए घटाने के लिए वो काफी सारे मूव्स लेते हैं, जैसे कि कल कोई ई ऑक्शन भी है उनका। तो यहाँ पर क्लियरली स्टॉक में स्पाइक आ सकता है और इन्हें अच्छा एग्जिट होने का मौका मिल सकता है। ओके, तो घबराए नहीं सर, पैसा बन सकता है आपका। कॉल शिफ्ट कर ले 280 में। मदुरई से अशोक हमारे साथ हैं इस वक्त फोन लाइन पर। अशोक जी, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल सर। सर नमस्कार। मेरा एक्चुअली मैं काम कर रहा हूँ टीवीएस मोटर का 440 कॉल का, अभी इसमें बहुत ऊपर चला गया है, इससे अभी पे आपका ऑडियो क्लियर नहीं है। मैं जो समझाऊं मैं आपको रिपीट करता हूं सर, आप जस्ट कंफर्म कर दीजिए। टीवीएस मोटर का कोई कॉल ऑप्शन आप खरीदना चाहते हैं, राइट? 440 कॉल खरीदा है इन्होंने? अच्छा, ओके, यू वांट टू बाय 440 कॉल ऑफ टीवीएस मोटर्स, राइट सर? यस सर, यस। ओके, चलिए पूछते हैं सुमित से। सुमित, टीवीएस मोटर्स मदुरई के हैं, साउथ की कंपनी टीवीएस मोटर ज्यादा करीब से अशोक जी पहचानते हैं लगता है। तो 433 चल रहा है, स्टॉक मजबूत भी है आज और ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा बढ़ा है। 440 का कॉल खरीदने का डिसीजन सही है इनका? जी, 440 के कॉल पर एक हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 2.5 लाख शेयर्स का। तो क्लियरली 440 का जो स्तर है वो एक रेजिस्टेंस लेवल है उसका। 440 का कॉल चल रहा है 12 रुपए पर। तो अगर ये कॉल यहाँ पर ये बाय करते हैं तो इसमें एक स्टॉप लॉस रखे 10 रुपए के नीचे, और टारगेट करीब 15 से 16 के बीच में एग्जिट हो सकते हैं। मतलब 440 के आसपास जब फ्यूचर या कैश का दाम पहुंचे तो वहां प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, राइट? तो अशोक जी, आप अभी खरीद सकते हैं इसको, और 15-16 रुपए के आसपास आए तो आप प्रॉफिट बोलिए, यानी 3-4 रुपए बना सकते हैं आप। ज्यादा प्रॉफिट नहीं बनेगा। फर्स्ट को नंबर्स आएंगे टीवीएस मोटर्स के सेल्स के, मंथली सेल्स नंबर, अगर वो नंबर्स अच्छे हुए तो टीवीएस मोटर्स दौड़ लगा सकता है। लेकिन फिलहाल आप जो खरीदने का मूड बना रहे हैं वो तो ठीक है, स्टॉक 1.5% मजबूत है, ओपन इंटरेस्ट में 3 लाख शेयर नए जुड़े हैं, तो ये ट्रेड तो ठीक लग रहा है। और ऐसे ही सुमित कह रहे हैं कि एक बार चांस लिया जा सकता है छोटे मुनाफे के लिए। सुमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मितेश जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर दर्शकों की मदद करने के लिए और तमाम शेयरों पर उनके सवालों के जवाब देने के लिए। ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए इतना ही। वक्त एक ब्रेक का, और इस ब्रेक के बाद आज एक खास शो है, और खास दिल्ली वालों के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि दिल्ली वालों को ही देखना है, दिल्ली के अलावा पूरे देश भर के दर्शक भी देखें। दिल्ली स्पेशल है, और जाहिर सी बात है दिल्ली स्पेशल है तो दिल्ली से ही होना चाहिए। प्रियंका संभव हमारे साथ जुड़ चुकी है, लेकर आएंगे ये शो और आपके शेयरों पर फटाफट सलाह। हमारे साथ जुड़ेंगे प्रकाश गाबा साहब तकनीकी चार्ट्स पर राय देने के लिए, और दिल्ली के तमाम दर्शक जुड़ेंगे लाइव इस छोटे से ब्रेक के बाद। रिलायंस इंडस्ट्रीज में 5.5% का शानदार उछाल। ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनली ने कंपनी का लक्ष्य बढ़ाकर 1506 रुपए किया। टेलीकॉम के अलावा एनर्जी कारोबार में भी सुधार की उम्मीद। आरआईएल की तेजी के बावजूद बाजार को नहीं मिला सहारा। निफ्टी 8,950 से नीचे, बैंक निफ्टी 0.1% टूटा, मगर मिड कैप की तेजी बरकरार। एमटेक ऑटो की रीस्ट्रक्चरिंग का रास्ता हुआ आसान। बैंकों के कंसोर्शियम ने रिवाइवल प्लान को दी मंजूरी। ग्रुप के मर्जर पर भी जल्द लगेगी मुहर। और एनालिस्ट बैठक से पहले रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस डिफेंस में तेजी। अनिल अंबानी पेश करेंगे डिफेंस सेक्टर के कारोबार का रोड मैप। पेट्रोल पंप पर कार्ड से पेमेंट करना हुआ फिर महंगा। कई बैंक फिर से वसूल रहे हैं एक्स्ट्रा चार्ज। आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। ऑस्कर अवार्ड्स में लाला लैंड की धूम। एमा स्टोन ने फिल्म के लिए जीता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। फिल्म की झोली में गए 6 अवार्ड।
नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिलवालों के शहर दिल्ली की आवाज। जी हां, सौदा आपका दिल्ली स्पेशल में आपका स्वागत है। हम अगले आधे घंटे में दिल्ली से आए सवालों के जवाब देने वाले हैं। सेंसेक्स और निफ्टी बेहद एक तरह से हम कह सकते हैं फ्लैट टू नेगेटिव जोन में जाते हुए नजर आ रहे हैं। सेंसेक्स बेहद फ्लैट कारोबार कर रहा है। निफ्टी लाल निशान पर है, 8,925 पर निफ्टी है। मिड कैप में भी 20 अंकों की मामूली बढ़त नजर आ रही है अभी तो, लेकिन बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा फॉल लेते हुए 172 अंकों की कमजोरी यहां पर। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी भी एडवांसेस को फेवर कर रहा है, लेकिन फासला बहुत कम है। 861 शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, पर 742 शेयर हैं जो लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो बाजार में दबाव जो है बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। मार्च सीरीज की शुरुआत धीमी होती हुई, तो कौन से वो शेयर है जहां से प्रेशर आ रहा है? एक्सिस बैंक, जी एंटरटेनमेंट, अंबुजा सीमेंट, भारती इंफ्राटेल, इन सब में 2% से ज्यादा की गिरावट के साथ हो रहा है कारोबार। आइडिया सेलुलर, पावर ग्रिड, M&M और आयशर मोटर्स में भी गिरावट ही नजर आ रही है। बढ़ने वाले में रिलायंस अच्छी खासी तेजी 5% से ज्यादा का एक अपवर्ड मूव दिखा रहा है, लेकिन HUL भी जो है बढ़त पर कारोबार करते हुए इन्फोसिस और ऑरबिंदो फार्मा से भी बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। और अब सौदा आपका केस दिल्ली स्पेशल में हमारे एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। निफ्टी को हम देख रहे हैं दबाव में, आप टेक्निकल चार्ट्स में अभी क्या रीड कर रहे हैं, क्या करने की सलाह देंगे, किन लेवल्स पर रहे नजर? वेल यस, गुड मॉर्निंग टू यू। कह सकते हैं कि 8950 थोड़ा एक रेजिस्टेंस है, जब वहां तक लगता है थोड़ी दिक्कत है। लोअर लेवल शायद 50-60 पॉइंट 100 पॉइंट के नीचे लोअर लेवल देख सकते हैं, लेकिन 8950 क्रॉस करना बहुत जरूरी है आज के लिए। तो 8950 के करीब वहां पर दिख रहा है रेजिस्टेंस और उसे क्रॉस करना जरूरी होगा निफ्टी के लिए। और अब तैयार हो जाइए, 6 मिनट तक दिल्ली से आए तमाम सवालों का फटाफट जवाब देंगे हमारे मुंबई वाले एक्सपर्ट प्रकाश गाबा हमारे साथ हैं। स्टॉक फटाफट शुरू करते हैं इनके साथ। पहला सवाल दीप का है। सन टीवी होल्ड करते हैं, 1000 शेयर, 713 की खरीद रही है प्रकाश जी। सन टीवी, वेल सन टीवी का चार्ट निकाल लेते हैं और देखें उसका हाल क्या है। सन टीवी में लगता है कि क्या अप मूव ऑन है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है 550-600 लेवल्स पर। मुझे लगता है वक्त दीजिएगा, हो सकता है 950 भी चला जाए, लेकिन वक्त लगेगा। इसमें अगर बाउंसेस मिलते हैं, नीचे आने के करेक्शंस मिलते हैं, तो वो खरीदने का एक मौका मिल जाएगा सन टीवी। राजेंद्र गुप्ता, डिश टीवी पर आपकी सलाह चाहते हैं, 400 शेयर होल्ड करते हैं, 110 रुपए की खरीद। वेल कॉस्ट तो काफी हाई है, इसलिए इनको होल्ड करना चाहिए। स्ट्रक्चर के हिसाब से 80-85 जोन पर बहुत स्ट्रांग सपोर्ट जोन, ये जगह ऐड करने की। यहां पर इन्होंने लेना है तो ले सकते हैं, जो ले खरीदे उस पर स्टॉप लगाइए 82 का, फिर 110-100 जब चलन का कॉस्ट चला जाएगा वहां बेचेंगे, तो वहां पर इनका ये घाटे का सौदा मुनाफे में बदल सकता है। रहमत EIL होल्ड करते हैं, 200 शेयर है, 150 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है, फिलहाल 3 रुपए 20 पैसे नुकसान। नथिंग टू वरी, मुझे लगता है बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। एक ब्रेकआउट की जरूरत है 160 में। ये जब 160 से 160-65 का जोन क्रॉस हो जाएगा तो फिर 200 चला जाएगा। मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए। BP आहूजा, अशोक लेलैंड 1000 शेयर होल्ड करते हैं, 87 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। होल्ड करना चाहिए, मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म होल्ड है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस आ सकती है, लेकिन 80-85 जोन्स में ये एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन्स है। मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म होल्ड अशोक लेलैंड। अगला सवाल नीरज दीवान का, IFCI 500 शेयर, 30 की खरीद है। बेसिक स्ट्रक्चर तो वीक है, लेकिन लोअर लेवल्स में लगता है सपोर्ट है, इसीलिए होल्ड करना चाहिए। इनको एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी, वो 22 में। बेचिए कहां पर? 37 के आसपास बेच सकते हैं। आदित्य जी जानना चाहते हैं कोल इंडिया में क्या करें, 90 शेयर होल्ड करते हैं, 300 रुपए में इन्होंने खरीदारी की थी, 28 रुपए 80 पैसे पर शेयर मुनाफा हो रहा है, क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए? जी नहीं, होल्ड करना चाहिए और मुनाफा मिल सकता है। अगर ट्रेडर है तो मुनाफा बुक कर लीजिए, अगर निवेशक है मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो 340 से 350 का ये लेवल नजर आता है। मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। दिल्ली से आके वर्मा, GNA एक्सेस 75 शेयर, 200 की खरीद है।
200 की खरीद है, मेरे ख्याल से यहीं पर ट्रेड कर रहा है। लोअर लेवल्स में सपोर्ट 180, 180, 185 का है, होल्ड करना चाहिए, लेकिन 225 के आसपास जब भी मौका मिले वहां पर निकल सकते हैं। फिलहाल होल्ड GNXLs। दिल्ली से दिनेश स्वरूप जी, एप्टेक 100 शेयर 228 की खरीद। ये स्टॉक मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म होल्ड है, बेस बन चुका है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है 115 जोन से, उसके बाद एक अपमूव मिला है, फिर करेक्शंस भी है, करेक्शंस भी एग्जॉस्ट हो चुके हैं। मुझे लगता है इसका टारगेट 300, 350 हो सकता है, लेकिन वक्त लगेगा। होल्ड कीजिए 1-2 साल के लिए। और अगले दिल्ली वाले हैं प्रमोद छेड़ा, सलाह आपकी चाहते हैं सांघी इंडस्ट्रीज पर 100 शेयर 62 की खरीद है इनकी। 62 की खरीद है, इनको होल्ड करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 54-55 जोन पर है सांघी इंडस्ट्रीज में, लेकिन 85 के आसपास उनको वहां पर मौका मिलेगा, वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं सांघी इंडस्ट्रीज। राजेंद्र गुप्ता, अक्षय ऑप्टिफाइबर 2000 शेयर 26 की खरीद। होल्ड करना चाहिए, बेस बन रहा है, और कभी कभी बेस बनते बनते वक्त लगता है, लेकिन स्ट्रक्चर वीक है और बेस के हिसाब से बेस बनते बनते आई थिंक 30 का एक लेवल है, वहां पर उनको मुनाफा बुक करना चाहिए। फिलहाल होल्ड, थोड़ी डिप देखिए तो नथिंग टू वरी। राज के नाहटा गति 500 शेयर होल्ड करते हैं, 100 रुपए की खरीद है। होल्ड करना चाहिए, अब 123 में ट्रेड कर रहा है, 150 या 160 का ये जोन है, यहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं गति। रवि, अदानी पावर पर आपकी सलाह चाहते हैं, 1000 शेयर 36 रुपए 25 पैसे की इनकी खरीद रही है। अडानी पावर, अडानी पावर में स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बेस बन चुका है, ब्रेकआउट की जरूरत थी, वो ब्रेकआउट भी मिल चुका 34 लेवल पर। अब इसको होल्ड करना चाहिए, बेचना चाहिए, करीब 48 और 52 जोन है, इस जोन में मुनाफा बुक कर सकते हैं। मिलेश चंदानी, इंडियाबुल रियल एस्टेट 1000 शेयर 78 रुपए की खरीद है। यहां पर भी होल्ड करना चाहिए, लेकिन साइडवेज जोन है, बेचने की जगह बन जाती है करीब 90 के आसपास। टिपिकल साइडवेज जोन है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होंगे, एक्सपेंशन का एडवांटेज लेकर निकल जाइए। आदित्य उपाध्याय, जैन इरिगेशन के डीवीआर है 1774 रुपए 83 पैसे की खरीद है। इसका मुझे चार्ट, जेन इरिगेशन है, जेन इरिगेशन डीवीआर का चार्ट मेरे पास नहीं है, लेकिन जेन इरिगेशन के हिसाब से लगता है कि 120 तक चला जाएगा, लेकिन वक्त लगेगा। अगला सवाल विवेक राजदान, कार्बोरंडम यूनिवर्सल 2000 शेयर 302 की खरीद। होल्ड करना चाहिए, 240 का एक स्टॉप लगाकर, काफी हाई लेवल्स पर लिया है, नियरली हाई पर, फिर एक मौका मिलेगा अपर रीजन में जाने का, कॉस्ट के आसपास इर्द गिर्द निकल सकते हैं। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसलिए अपमूव का चांस लगता है। होल्ड कीजिए। और सुधांशु का अगला सवाल इलाहाबाद बैंक पर 1000 शेयर है इनके पास 75 रुपए 50 पैसे की खरीद। वक्त लगेगा, लेकिन मुझे लगता है अपमूव मिलेगा। यहाँ पर एक टारगेट है करीब 90 का, वहां तक जाने की पूरी कोशिश करेगा। अब लगता है शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस आ सकती है, लेकिन लोअर लेवल्स में सपोर्ट है, इसीलिए होल्ड इलाहाबाद बैंक। ऋषभ जैन, जस्ट डायल 49 शेयर 657 की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है एक लेवल 625 से 650 तक जा सकता है, लेकिन इस स्टॉक को ट्रेड करना चाहिए स्टॉप लगाकर। फिलहाल स्टॉप होना चाहिए 510 का, 10 रुपए ऊपर चला जाए तो स्टॉप भी 10 रुपए अपना बढ़ाइएगा। और इसी के साथ स्टॉक फटाफट में हमारी घड़ी यहीं पर थमती है। और आज का ये स्टॉक फटाफट खास था क्योंकि दिल्ली वालों के सवालों को हमने शामिल किया था। सौदा आपका है दिल्ली स्पेशल। आगे हमारे साथ जुड़ेंगे दिल्ली वाले, पूछेंगे खुद अपने सवाल। लेकिन फिलहाल प्रकाश जी, आपकी ट्रेडिंग टिप्स। स्टॉक से एक तो अल्केम काफी हद तक ठीक ही नजर आ रहा है, बहुत अच्छा मूव मिला है। इसका जो टारगेट है मुझे 2200 लगता है और 2250 भी हो सकता है, लेकिन वक्त लगेगा उसके लिए। स्टॉक होना चाहिए 2100 अल्केम लैबोरेटरीज। स्टॉक जो वीक नजर आ रहा है वो है भारती इन्फ्राटेल। यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है, लोअर लेवल्स करीब 285 के जोन से वो देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक होना चाहिए 296 का। और अगर आप पेट्रोल पंप पर डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो नफा नुकसान का हिसाब जरूर लगा लें, क्योंकि सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कई बैंकों ने फिर से एक्स्ट्रा चार्ज वसूलना शुरू कर दिया है। इस खबर की सारी डिटेल्स दे रहे हमारे संवाददाता प्रतीक श्रीवास्तव मेरे साथ हैं। प्रतीक, बैंक किस तरह के चार्ज वसूल रहे हैं और कितना वसूल रहे हैं, यानी ये जेब पर कितना भारी पड़ रहा है? प्रतीक,
देखिए, काफी दिनों से हमें इस तरह की शिकायतें मिल रही थी कि जो कस्टमर्स हैं उनसे पेट्रोल पंप पे जब वो पेट्रोल डलाते हैं उसके बाद जो बैंक स्टेटमेंट आता है उसमें उनसे ज्यादा चार्ज वसूला जाता है। इस बारे में अभी जो स्थिति सामने आई है कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में ऑयल मार्केटिंग कंपनियां और जो पेट्रोल डीलर्स हैं, इसके अलावा जो सरकार है, संबंधित पक्षों के बीच में एक मीटिंग हुई और उसमें यह तय किया गया कि जो क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं उनसे 1% का एमडीआर वसूला जाएगा, लेकिन डेबिट कार्ड होल्डर से कुछ भी वसूला नहीं जाएगा। लेकिन हमारे पास कई ऐसे कस्टमर्स हैं जिनके अकाउंट स्टेटमेंट मौजूद है, उन्होंने डेबिट कार्ड से पेमेंट की, उसके बावजूद उनसे एमडीआर वसूला गया। इस वक्त हमारे साथ ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं बंसल साहब, वो मौजूद हैं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या आपको भी इस तरह की कुछ शिकायतें ग्राहकों से मिली हैं कि उनसे ज्यादा वसूला जा रहा है? इस तरह की बातें आई हैं सामने, जबकि ये बात डिसाइड हुई थी कि नहीं लिया जाएगा कोई भी किसी प्रकार का डेबिट कार्ड पे चार्ज, लेकिन कुछ बैंक्स ने हमारे जो ग्राहक हैं जिन्होंने भी पेट्रोल खरीदा उनको कुछ चार्जेस लगाकर उन्होंने स्टेटमेंट में भेजे। और इस बात के ये जितने भी हमने अपने ऑयल इंडस्ट्री या हमारे जो भी ऑयल कंपनीज हैं उनको वो शेयर की बात, और ये कहा कि ये जो ये बुनियादी तौर पे तय हुआ है कि एमडीआर जो किसी डीलर पे ना लगे। पहले तो हम लोगों ने ये डिमांड रखी थी। साथ के साथ ये जो डेबिट कार्ड है, क्योंकि एक कस्टमर का पैसा बैंक में पड़ा होता है तो इसके ऊपर किसी प्रकार का अगर जो इस्तेमाल करता है डिजिटल पेमेंट के लिए तो उसको किसी प्रकार का कोई भी नहीं लगना चाहिए टैक्स या एमडीआर या सर्विस चार्ज कोई भी। इसकी सहमति सरकार ने पहले ही उनको दी है और इस बात के निर्देश दिए हैं बैंक्स को 15 फरवरी से कोई भी किसी प्रकार का एमडीआर या कोई भी डेबिट कार्ड पे ना लगे। और भी बैंक्स ने जब ये बताया कि नहीं हमारा कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व है तो वो एमडीआर जितना भी जो भी चार्जेस है वो ऑयल कंपनी बेयर करे इन द केस ऑफ डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड के लिए उन्हें लिमिट रखी है कि पहले 2.5% जैसे तय था कि नॉर्मली लेते थे ये बैंक वाले, उसको भी घटाकर सरकार ने 1% किया है। सरकार का सिर्फ मुद्दा ये कि मैक्सिमम फैसिलिटी दी जाए। पेट्रोलियम सेक्टर में बहुत सा पैसा इन्वॉल्व कैश जो है बहुत खपता है, तो कैश की कम से कम खपत हो और डिजिटल पेमेंट की तरफ बढ़े। तो कुल मिलाकर बंसल साहब का भी ये कहना है कि उनके पास भी इस तरह की शिकायतें आई हैं। सरकार की तरफ से तय कर दिया गया था कि जो डेबिट कार्ड होल्डर्स हैं उनसे किसी तरीके का एमडीआर ना वसूला जाए, लेकिन फिर भी ये रकम उनसे वसूली जा रही है। जी शुक्रिया प्रतीक इस पूरी जानकारी के लिए। तो एमडीआर मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो तय हुआ था कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज देंगी, अब वो कहीं ना कहीं इसका बोझ जो है कंज्यूमर्स की जेब पर पड़ता हुआ। वक्त है छोटे से ब्रेक का, अभी हाजिर हो रहे हैं। इसके बाद दिल्ली से जुड़ेंगे हमारे दर्शक, पूछेंगे अपने सवाल स्टॉक से जुड़े हुए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका दिल्ली स्पेशल। आज दिल्ली वालों की बारी है जो पूछ रहे अपने सवाल। हमारे मार्केट एक्सपर्ट से लाइव हमारे साथ हैं दिल्ली के दर्शक, और सबसे पहले विमल कुमार हमारे नोएडा स्टूडियो से जुड़ रहे हैं। नमस्ते विमल, शुक्रिया आपने वक्त निकाला सीएनबीसी आवाज के लिए। बताइए कौन सा शेयर आपके पास है? नमस्कार प्रियंका, मेरा शेयर जो मेरे पास है बर्जर पेंट्स का है, जो मैंने सन 2012 में 156 रुपीज पर शेयर के हिसाब से खरीदा था। वो शेयर आज के टाइम में 230 रुपीज पर शेयर के हिसाब से चल रहा है। मेरा सवाल ये है, क्या उसे होल्ड करना चाहिए, क्या उसे सेल करना चाहिए, उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, ये मैं जानना चाहता हूँ। बहुत पुरानी खरीद रही है, अभी आपको क्या ये जो प्रॉफिट आपको हो रहा है, आपको कुछ पैसों की जरूरत है विमल, या आप रुक सकते हैं आराम से? जी मैं अभी रुक सकता हूं थोड़ा सा, इसलिए मैं थोड़ा उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जानना चाह रहा हूं कि आगे जाके क्या हो सकता है, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के बाद से थोड़ा सा मैं स्टॉक मार्केट्स को लेके थोड़ा सा विचलित था, तो इसलिए मैं जानना चाह रहा हूं कि होल्ड करना है, उसे सेल करना है। आपका सवाल रखते हैं प्रकाश काबा जी के सामने। प्रकाश जी, विमल ने 2012 से बर्जर पेंट्स रखा हुआ अपने पास और अभी भी 75 रुपए के आसपास पर शेयर मुनाफा आ रहा है। आपको ये टेक्निकल चार्ट्स पर कैसा दिख रहा है? वेल, ये स्टॉक का जो बेसिक चार्टिकल स्ट्रक्चर है ये एक पॉजिटिव है। इसमें करेक्शन आया था डिमोनेटाइजेशन के बाद, और वो डिमोनेटाइजेशन के बाद जो करेक्शन आया था वो कंज्यूम भी हो चुका और वहां पर इनफैक्ट एक सपोर्ट बन चुका है। अब वो ऑन है, तो इस स्टॉक को तो बेचना नहीं चाहिए। अगर जितना होल्ड कर सकते हैं उतना ज्यादा मुनाफा होगा। हाँ, इनको अगर स्टॉप लगाना है जस्ट टू लॉक इन द प्रॉफिट, तो इनको एक स्टॉप लगाना चाहिए 210 में। अगर 210 ब्रेक हो जाता है तो जितना मुनाफा कर ले जाइए, इसको स्पेस दीजिए अनफोल्ड करने के लिए। जो ऑल टाइम हाई एक बार क्रॉस कर लेगा
तो फिर 300 का लेवल है, 350 भी देखने को मिल सकता है। तो जितना ज्यादा होल्ड करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो पॉजिटिव है, बाय ऑन होल्ड स्टॉक है। स्टॉप लॉस 210 का होल्ड कीजिए बर्जर पेन। अब गुड़गांव से हमारे साथ प्रीत कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। नमस्ते सिंह साहब, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? First of all, I really want to thank CNBC Awaaz for inviting me in the show, and I also want to congratulate them for being a #1 business channel. My question is on Jubilant Food. I have 1,000 shares of the Jubilant Food at the rate of 1016. So what is the time horizon should I hold the same? ओके, अभी फिलहाल 30 रुपए 40 पैसे का नुकसान पर शेयर हो रहा है। जुबिलेंट फूड टेक्निकल चार्ट पर कैसा दिख रहा है प्रकाश जी? क्या सलाह देंगे प्रीत कुमार जी को? 2000 का एक हाई देखा था जुबिलेंट फूड ने, उसके बाद जो गिरावट है फिर करीब 800 का लेवल भी देखा। तो लगता है जो लोअर लेवल से 800 का लेवल देखा, अब वो शायद बॉटम आउट हो चुका, अब अपमूव शुरू हुआ है। लेकिन अपर रीजन में एक रेजिस्टेंस भी जरूर है करीब 1200 के आसपास। तो फिलहाल अगर ये स्टॉक मेरे पास होता तो मैं होल्ड करता और 1200 के इर्द गिर्द वहां पर जरूर प्रॉफिट बुक करता, क्योंकि फिर एक करेक्शन आएगा 1200 जाने के बाद, इसलिए 1200 में आसपास 1200 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और इसी के साथ वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जोड़ेंगे कुछ और दिल्ली वालों को लाइव, और वो पूछेंगे अपने सवाल प्रकाश कावा से। आगे वेलकम बैक। आज है सौदा आपका दिल्ली स्पेशल। दिल्ली वाले जुड़ रहे हैं लाइव हमारे शो में, पूछ रहे हैं अपने सवाल। और अब गुड़गांव से फातिमा नकवी मेरे साथ जुड़ चुकी है हमारे गुड़गांव स्टूडियो से। फातिमा जी नमस्ते, स्वागत है। बताइए कौन सा शेयर है आपके पास, या कुछ आप नया ऐड करना चाहती हैं? क्या है आपका सवाल? जी, वरुण शिपिंग के बारे में मालूम करना चाहती हूँ। 200 शेयर्स वरुण शिपिंग, 200 शेयर्स थे मेरे पास, 10 रुपए 25 पैसे के रेट पे खरीदे थे मैंने। तो आई वांट टू नो वेदर आई शुड कंटिन्यू और एग्जिट इन दिस काउंटर। शॉर्ट टर्म के लिए लिया था ये आपने, ट्रेडिंग के लिहाज से लिया है? नहीं मैम, नहीं ट्रेडिंग तो नहीं। आई वांटेड टू इन्वेस्ट, इट हैज बीन मोर देन 1 year, 1.5 years रादर। तो शुड आई कंटिन्यू और एग्जिट इन दिस काउंटर? प्रकाश जी तो मदद कीजिए फातिमा की, क्या सलाह देंगे, क्या करना चाहिए? वरुण शिपिंग में 1 साल पहले की खरीद रही है, अभी क्या करे? लंबी अवधि का नजरिया था इनका। मैं माफी चाहूंगा, वरुण शिपिंग का चार्ट बीएससी में है नहीं, मुझे मिल नहीं रहा है। मैं काफी कोशिश कर रहा हूं, तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको जरूर एक फोन कर हम जरूर इनको एक जरूर एडवाइस दे देंगे वरुण शिपिंग का। तो मेरे पास ये चार्ट नजर नहीं आता, इसलिए कहना मुश्किल रहेगा। जी बिल्कुल। तो फातिमा, वरुण शिपिंग पर तो हम आपसे माफी मांगेंगे, लेकिन आपका एक और भी सवाल है, मैं देख रही हूँ आप कुछ स्टॉक्स हैं जो खरीदना चाह रही हैं, कौन से वो स्टॉक्स हैं बता दीजिए। हाँ जी, आलू वालिया कंस्ट्रक्शंस के बारे में मालूम करना चाहूंगी। करंट लेवल है 350 के अराउंड था, तो इज इट एन ओके लेवल टू कंटिन्यू टू एंटर? और ये भी लंबी अवधि के लिए फातिमा जी? हाँ जी, लंबी अवधि के लेना चाहिए। ओके प्रकाश जी, आलू वालिया कंस्ट्रक्शन इस प्राइस पॉइंट पर क्या खरीदने की आप सलाह देंगे इसे? इसका जो स्ट्रक्चर है पॉजिटिव है। आलू वालिया कंस्ट्रक्शन का जो एक चार्ट था उसके हिसाब से जो ब्रेकआउट की जरूरत थी वो 240 से मिला, और वहां पर ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है। आप 306 में, तो 60 रुपए का स्टॉप लगाना जरूरी पड़ेगा। तो इनको खरीदना है तो जरूर खरीद सकते हैं, लेकिन इनको स्टॉप लगाना पड़ेगा थोड़ा टाइट, वो होना चाहिए 275 का। लेकिन बेचिए कहां पर? जो पार्शियल बुकिंग ऑफ प्रॉफिट 350 के करीब करना चाहिए, और फिर जो बैलेंस है उसको होल्ड कीजिए, और जो होल्ड करें उसको बेचिए अराउंड 400 के आसपास। स्ट्रक्चर के हिसाब से मुझे लगता है कि 350 और 400 की तरफ जा सकता है। कितना वक्त लगेगा कहना मुश्किल है, लेकिन यस खरीद सकते हैं। स्टॉप लगाना मत भूलिएगा 275 का। पूरी स्ट्रैटेजी आपको दे दिया है प्रकाश जी ने। फातिमा शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे पास आए, आप हमारे स्टूडियो में अपना सवाल पूछा। वरुण शिपिंग, हम आपको इसका जवाब देंगे। इसी के साथ प्रकाश जी धन्यवाद आपका भी, हालांकि आपको आज दिल्ली स्टूडियो में होना चाहिए था, ये दिल्ली स्पेशल है, लेकिन फिर भी मुंबई से भी शुक्रिया आपका। सौदा आपका में मुझे दीजिए यही इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद देखिए कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में मुक्ता मिश्रा के साथ।